एनालिटिकल प्रोसीजर स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा कि आपके पास में एनपीओ जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है उसके अंदर कभी भी आपको इंडिविजुअल फिगर्स नहीं गिवन होते हैं। होते हैं क्या इंडिविजुअल फिगर कि मिस्टर ए ने मुझे इतना दिया, मिस्टर बी ने मुझे इतना दिया, फिर आप सबको प्लस करके फाइंड आउट करते कि कितना कैश रिसीव हुआ है, ऐसा होता है क्या कभी भी? मैम आपको ओवरऑल अमाउंट्स गिवन होती है, ठीक है। इस ओवरऑल अमाउंट से आप एक लेजर बना करके एक बैलेंसिंग फिगर डिटरमाइन कर लेते हैं कि इतना अमाउंट मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको एक ऐसा ही एग्जांपल दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कैश रिसीव हुआ था, ओपनिंग बैलेंस इतना था, क्लोजिंग बैलेंस इतना था, हर एक चीज। तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये मैनर हो गया, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। इसे क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करना। मैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की चेकिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये चेक कर रही हूँ कि आपने आपके बिजनेस में जो ओवरऑल अमाउंट दिखाई है वो करेक्टली दिखाई या नहीं दिखाई। अब सेकंड एग्जांपल लो, जैसे ये तो आपने एनपीओ में पढ़ी हुई है चीजें। अब सेकंड एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा कि मैं ब्रोकरेज का भी काम करती हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्या करती हूँ, कहीं से मैंने परचेज किया और कहीं पे मैंने सेल किया और मेरा ये फिक्स है कि सेल के ऊपर 2% कमीशन मुझे मिलेगा, ठीक है। मेरा ब्रोकिंग का काम है, सेल जितने पे भी कर रही हूँ मैं उसका 2% कमीशन मुझे मिलेगा, ठीक है। तो आपके P&L के अंदर सेल्स आ रही है 10 लाख की, ठीक है। तो क्या आप मुझे कमीशन बता सकते हो कि कमीशन कितना मिलेगा आपको? 20,000 मिलेगा, 10 लाख का 2%। क्या आपने अभी तक कमीशन के सिंगल वाउचर्स या कोई एविडेंसेस चेक किए? नहीं ना। आपने सिर्फ एक प्रोसीजर अप्लाई किया, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई किया और आपने ओवरऑल कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं P&L में जाकर के देखूंगी कि आपके P&L में कमीशन कितना शो हो रहा है। तो कहा कि कमीशन आपके शो हो रहा है 20,000 रुपए। तो मैंने क्या कहा कि यस, ये 20,000 रुपए करेक्ट ही होंगे क्योंकि मेरे एनालिटिकल प्रोसीजर्स से भी कमीशन का अमाउंट कितना आ रहा है, 20,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इस कमीशन के, जैसे मान लो ये कमीशन मुझे 4 टुकड़ों में मिला था। फर्स्टली मुझे मिले थे 5,500, सेकेंडली मुझे मिले थे 4,500, देन मुझे मिले थे 5,000 और फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट मिला उसमें भी मुझे मिले 5,000, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे 4 पार्ट के अंदर कमीशन मिला था। तो मुझे जो वाउचिंग होती है, ये जो अपन ने वाउचिंग पढ़ी, तो इसमें केवल एक ट्रांजैक्शन हो रही है, 4 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं? 4 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना। अलग अलग डेट पे मुझे आपने अलग अलग अमाउंट का कमीशन का पेमेंट किया है। तो इन अलग अलग अमाउंट्स को जब मैं वेरीफाई करूंगी, चेक करूंगी, एग्जामिन करूंगी फ्रॉम एविडेंसेस, है ना। कमीशन का पेमेंट हुआ है तो बैंक के अंदर पेमेंट हुआ होगा, तो बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करूंगी कि क्या आपको 5,500 रुपए रियल में मिले या नहीं मिले। इस सिंगल ट्रांजैक्शन का एविडेंसेस से चेकिंग करना क्या कहलाएगा? वाउचिंग। समझ में आया? उसको मैं क्या कहूंगी? वाउचिंग। और जो मैंने ये ओवरऑल वैल्यू डिटरमाइन कर लिया था किसी चीज को बेसिस लेकर के, किसी चीज को बेसिस लेकर के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो ओवरऑल अमाउंट का डिटर्मिनेशन किया, उसे मैं क्या कहूंगी? मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं। समझ में आया? मैम मतलब
ऑडिटर पहले एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा, फिर वाउचिंग, फिर वेरिफिकेशन। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, हर जगह पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत कम जगह पे, जैसे सेल्स है ना, सेल्स आपको दे रखी है कि भाई आपके यहाँ पे सेल्स हुई 50 लाख की, ठीक है, और आपकी कंपनी के अंदर जो आपकी कंपनी जिन मटेरियल के अंदर डील करती है उसका 3% जीएसटी रेट है, उसका 3% जीएसटी रेट है। तो यहाँ पे मैं जीएसटी का फिगर इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अप्लाई कर सकती हूँ ना। 50 लाख का क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 3% किया, तो 1,50,000 मेरा क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, है ना। तो जब मैं जीएसटी का लेजर चेक करूंगी तो देखूंगी कि जीएसटी का क्रेडिट साइड का टोटल कितना होना चाहिए रिलेटेड टू करंट ईयर, 1,50,000 होना चाहिए। मुझे उसके लिए एक एक बिल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूसरा तरीका भी है कि मैं ओवरऑल अमाउंट का डिटर्मिनेशन कर सकती हूँ। बट नाउ आई वांट कि यार ये 1,50,000 तो ये कैसे भी लिख करके ला सकता है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे तो कुछ ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करनी है कि रियल में हर एक बिल पे 3% जीएसटी लगाया भी है या नहीं लगाया है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे करनी पड़ेगी वाउचिंग, ठीक है। हर जगह पे ये कोई स्टेप्स फिक्स नहीं है कि पहले एनालिटिकल करो, फिर वाउचिंग करो, फिर वेरिफिकेशन करो। मेरी इच्छा हो रही है जब मैं सेल चेक कर रही हूँ हैंड टू हैंड जीएसटी का लेजर खोल करके जीएसटी भी चेकिंग करती रहूंगी। तो मैंने पहले क्या किया, वाउचिंग किया, ठीक है। अब जब मैं जीएसटी, जब मेरे असेट से साइड में, असेट या लाइबिलिटी साइड में गई, तो मुझे पता चला कि यार जीएसटी का पूरा लेजर चेक करूं तो टोटल सेल्स से मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि जीएसटी का आउटवर्ड आपका 150 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई स्टेप्स आप फिक्स नहीं बोल सकते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करने हैं। आपकी इच्छा हो जिस सीरीज में अप्लाई करो, है ना। एनालिटिकल प्रोसीजर्स कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे ही एप्लीकेबल हो सकता है, हर एक एस्पेक्ट पे एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लग सकता। जैसे मैंने आपको ये कमीशन का एग्जांपल दिया, अगर कोई फिगर किसी अनदर फिगर के ऊपर डिपेंडेंट है तो ही हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, हम कब एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, जब मुझे कंपैरिजन करना होता है। जैसे मुझे कंपेयर करना है मेरे लास्ट ईयर के फिगर्स को मेरे करंट ईयर के फिगर्स से, है ना। जैसे मुझे जीपी रेशो का एनालिसिस करना है, जीपी रेशो का एनालिसिस करना है कि लास्ट ईयर मेरा जीपी रेशो कितना था, मेरा जीपी रेशो था 5%, ठीक है। नाउ करंट ईयर का मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके करंट ईयर के अंदर क्या जीपी रेशो चेंज हुआ है, क्या कोई जीपी रेशो कब चेंज हो सकता है। आपका थोड़ा एफएम याद कीजिए, थोड़ा कॉस्टिंग याद कीजिए, थोड़ा अकाउंट्स याद कीजिए। जीपी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो दो चीजों पे डिपेंड किया, किस किस पे, सेल्स पे और सीओजीएस पे। तो जीपी का परसेंट रेट कब चेंज होगा मेरा करंट ईयर में, या तो मेरी सेल प्राइसेस में चेंज हुआ हो या फिर मेरी कॉस्ट प्राइसेस में चेंज हुआ, दोनों में से किसी में भी चेंज होगा तो मेरा जीपी रेशो चेंज होगा करंट ईयर के अंदर। यस मैम। तो नाउ मैंने क्लाइंट से पूछा क्या आपका करंट ईयर के अंदर सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस में कोई डिफरेंस आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आया। कोई डिफरेंस नहीं आया जब आपका कहना ये है, तो आपकी करंट ईयर में सेल हुई 50 लाख रुपए, तो मैं क्या जीपी डायरेक्टली बता सकती हूँ कि आपका जीपी कितना आना चाहिए। यस मैम, 50 लाख का 5% दैट इज 2,50,000। क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं हुआ तो लास्ट ईयर का जो जीपी रेशो है वही करंट ईयर का जीपी रेशो रहेगा। तो आपका जीपी कितना बैठेगा, 2,50,000 रुपए का जीपी आपका बैठेगा, ठीक है। नाउ अगर मान लो आपका जीपी आ रहा है 5 लाख का, आपका जीपी आ रहा है 5 लाख का, मैंने ये क्या अप्लाई किया, मैंने ये एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई किया और एक ओवरऑल अमाउंट फाइंड आउट कर ली। अब
आपके रियल में जब मैं ट्रेडिंग खोल के देख रही हूँ तो आपका जीपी आ रहा है 5 लाख रुपए। तो मैंने बिना आपके परचेज चेक किए, बिना आपका सेल चेक किए, बिना आपके कॉस्ट जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो चेक किए, मैं पहले ही एक डिसीजन पे पहुंच गई। क्या कि आपकी जीपी रेट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों हो रही है, इसके रीजंस आप मुझे पहले ही बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करके भी एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब मेरा इतना डिफरेंस आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि मेरे तो 5% ही जीपी रेट है, मैं बोल रही हूँ कि 5% के हिसाब से 2.5 लाख आना चाहिए और आपके आप 5 लाख रुपए आए, तो वो अब क्या कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि पक्का आपने कोई ना कोई गड़बड़ करी है, और गड़बड़ Yes, करी है ma'am. तो मुझे मेरे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या कर देने हैं, बढ़ाना पड़ेंगे। ठीक है। क्लियर, समझ में आया? डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के चेक करने को एनालिटिकल बोलते हैं ना? हाँ, उसे एनालिटिकल बोलते हैं। डायरेक्टली मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल कोई भी फॉर्मूलाज यूज लेकर के आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए, एक एविडेंस निकल गया आपको, दैट इज नोन एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसमें हम ओवरऑल अमाउंट की चेकिंग कर रहे हैं, हमने इंडिविजुअल कुछ भी चेकिंग नहीं किया। अब जब हम इंडिविजुअली चेकिंग करेंगे तो हम उसे वाउचिंग और वेरिफिकेशन कहते हैं। समझ में आया? क्लियर सबको? यस मैम। है ना? तो अच्छा, अब एक चीज, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाई है, आपके नोट्स में इतना प्रैक्टिकली कुछ भी गिवन नहीं है, बट आप जितना प्रैक्टिकल होके चलोगे आपको ये चीजें याद रहेगी, है ना। अगर मैं नोट्स से डायरेक्टली पढ़ाती तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, और आज से 10 दिन बाद में आप ये प्रोसीजर्स भूल जाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने नोटबुक में सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से जो लिखना था वो लिखा है, आप इसे अपनी लैंग्वेज के अंदर अच्छे से पहले एग्जाम्पल बना करके, जो भी मैंने बोल बोल करके समझाया है, आप उसे थोड़ा अच्छे से लिखिए, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में भी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। कर लोगे ना अपने आप? इतना मैम कर लोगे अपने आप? लिख लोगे ना नोटबुक में इनके एग्जाम्पल्स बना के कि क्या कल होता लिख है? लिए हम तो। लिख लिए? इसमें मैं आपके साथ साथ ही लिख लिए थे। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर? दोनों ही प्रोसीजर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम? सबको क्लियर? अब मैं आपको ये ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ा रही हूँ, वेट, नोट्स में से, है ना, ताकि लैंग्वेज भी अपने को पता चले कि लैंग्वेज कैसा लिखना है हमें। देखिए, मेंशन द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर कितने ऑडिट प्रोसीजर्स करता है? तो मेनली 2 ऑडिट प्रोसीजर्स करता है ना, ठीक है। जो भी उसे ओपिनियन बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उसका मेन काम है ओपिनियन इशू करना ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन इशू करने के लिए उसे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। विदाउट अप्लाइंग दोज ऑडिट प्रोसीजर्स वो कभी भी एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो 2 ऑडिट प्रोसीजर्स के नाम क्या है, तो वो आप लोगों को पता है, मैं रीडिंग कर रही हूँ। इट इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट थ्रू विच द ऑडिट इज कैरीड आउट, है ना। ये एक क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम ऑडिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये ऑडिट? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेने के लिए, है ना। देखो, हमने कीवर्ड लिखा है यहाँ पे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। नाउ ऑडिट एविडेंसेस लेते क्यों हैं, क्या बेस है उसका लेने का? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अपनी लैंग्वेज में अभी अभी आपको बोला था, हमारा मेन काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन इशू करना। ओपिनियन इशू करने के लिए हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं।
तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स दो टाइप के हो गए, आरएपी दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड एफएपी दैट इज फॉर द ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर सबको? ओके, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अगेन दो पार्ट हो गए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का दूसरा टेक्निकल नेम है कंप्लायंस प्रोसीजर। और आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में एक्सप्लेन करो, तो वो 60% कंप्लायंस प्रोसीजर ही लिख के देंगे आपको कि एक्सप्लेन कंप्लायंस प्रोसीजर, है ना। तो कंप्लायंस का मतलब क्या है यहाँ पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। आपको इजी वे में लर्न रहे इसलिए नाम देते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, बट इसका टेक्निकल नेम कंप्लायंस प्रोसीजर ही है। देन सेकंड वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अगेन दो पार्ट आ जाते हैं हमारे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। यहाँ तक तो क्लियर सबको? यस मैम। नाउ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? Meaning the audit procedures are performed to obtain an understanding the entity and its environment, including the internal control system. इसका पर्पस क्या है? क्या पर्पस था? हमें ROMM डिसाइड करना है, हमें ऑडिट रिस्क डिसाइड करनी है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिस्क। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड असेस दी ऑडिट रिस्क। दो चीजें हमें यहाँ पे मेन पर्पस होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का डिसाइड करने का, असेस करना है हमें ROMM एंड ऑडिट रिस्क। क्लियर सबको? याद है सबको? आरएपी में हम यही करते थे, दो काम। देन कंप्लायंस प्रोसीजर्स। कंप्लायंस प्रोसीजर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एग्जामिनेशन है इंटरनल कंट्रोल्स का। ठीक है, नाउ इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करके आप क्या डिसाइड करते हैं? आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का कितना ज्यादा फॉलो करना है। इस लाइन को अच्छे से समझिए। मैं कंप्लायंस प्रोसीजर यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों अप्लाई कर रही हूँ? आपने जो मुझे अंडरस्टैंडिंग दिया था इंटरनल कंट्रोल्स का, उसकी इफेक्टिवनेस की चेकिंग कर रही हूँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। क्यों कर रही हूँ चेकिंग? मेरा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए कि मुझे सिंगल ट्रांजैक्शंस को कितना ज्यादा इन डेप्थ जाकर के चेक करना है, मुझे किस हद तक वाउचिंग करनी है, किस हद तक वेरिफिकेशन करना है। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल्स यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पॉजिटिव आंसर देता है, तो आपको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस का यानी कि जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं वो ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा या कम फॉलो करना पड़ेगा? तुम क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। एक मिनट, हाँ मैं प्रैक्टिकली ओपन करती हूँ देन समझाती हूँ। अपन ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, है ना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब अगर इसका सबका आंसर मेरे पास में यस में आ रहा है, मैंने यूं ही कोई 15-20 रैंडम ट्रांजैक्शंस उठाए और उसमें आपका कंट्रोल चेक किया कि आपका सेल ऑर्डर पे करेक्टली पर्सन का अप्रूवल है या नहीं है, स्टोर लेजर में सारी चीजें प्रॉपर्ली एंटर्ड है या नहीं है, जो कस्टमर के नाम पे बिल बन रहा है उस बिल के अंदर सारी चीजें करेक्टली एंटर्ड है या नहीं है, सारे एविडेंसेस एक दूसरे से मैच हो रहे या नहीं हो रहे, प्रॉपर्ली गेट पास बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस ऑर्डर को, इस प्रोसेस को मैंने चेक किया। ये प्रोसेस का आंसर आपका सबका यस में आया कि यस आपके यहाँ पे कंट्रोल्स बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल्स चेक कर लिए। इस कंट्रोल्स के बेसिस पे ही मैंने अब वापस से अपना नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट रिव्यू किया था। आपको याद है मैंने कहा था कि इसके बेसिस पे हम वापस से देखेंगे, अगर इनका आंसर यस में आता है तो मतलब हमारी जो प्लानिंग थी वो करेक्ट है। बट अगर हम इनका आंसर नो में आता है तो हमने कहा हमें हमारी प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, वापस से रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ इनके बेसिस पे
मैं क्या डिसाइड कर रही हूँ, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट किसका, कि अब मुझे जो ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने कंट्रोल्स का चेकिंग किया है, अब मुझे मेरे सारे ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करनी है। इनकम, एक्सपेंसेस, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की अब मुझे क्या करनी है, चेकिंग करनी है। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, है ना, सबका आंसर यस में आया है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम लगाओगे या ज्यादा लगाओगे, ट्रांजैक्शंस की चेकिंग कम करोगे या ज्यादा करोगे, कम करेंगे। कम करेंगे। कम करेंगे, है ना। तो कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या रिलेशन हुआ, अगर कंप्लायंस प्रोसीजर आपने अप्लाई किया और कंट्रोल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट रिड्यूस